केंद्रीय कानून राज्य मंत्री की जिम्मेदारी निभाने के बाद अब स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी निभाएंगे एसपी सिंह बघेल साहब। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हनुमान मंदिर जा रहे हैं, दर्शन करेंगे, चूंकि मोदी सरकार में नई जिम्मेदारी एसपी सिंह बघेल को मिली है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। जी, धन्यवाद, आभार। किस तरह से नई जिम्मेदारी को निभाएंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि जिस अपेक्षा, उम्मीद और आकांक्षाओं को लेकर के उन्होंने ये नई जिम्मेदारी दी है, अपने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनसुख जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में पूरे विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, चिकित्सक से लेकर वार्ड बॉय के सहयोग से उन अपेक्षाओं, उम्मीद और आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे, पूरी ईमानदारी, निष्ठा और लगन के साथ काम करके। जब स्वास्थ्य मंत्री की आपको जिम्मेदारी मिली है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के लोगों की खास तौर पर उम्मीदें और जगी है। किस तरह से आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के लिए स्वास्थ्य विभाग में आप काम करेंगे? देखिए, दिल्ली का रास्ता यूपी से आता है, वो एक पॉलिटिकल बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश भूभाग की दृष्टिकोण से देश का एक बड़ा सूबा है। तो उत्तर प्रदेश विकसित होता है तो राष्ट्र अपने आप विकसित होता है। उत्तर प्रदेश स्वस्थ रहता है तो राष्ट्र का बड़ा हिस्सा स्वस्थ रहता है। उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर है तो देश काफी हद तक आत्मनिर्भर है। उत्तर प्रदेश शिक्षित है तो देश शिक्षित है। और जब मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, हालांकि हमारे प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास चलता है, वो स्वयं उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश का बहुत वो ध्यान रखते हैं। इस 9 साल में मोदी जी ने जो 65 साल में, बल्कि इसको 66 कहेंगे, 66 साल में उतने मेडिकल कॉलेज नहीं खोले जितने इस 9 साल में लगभग देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला गया है। 66 पूरे साल में जितने एम्स नहीं आए उतने 9 साल में आए, उतने मिनी एम्स आए हैं। और आप ये देखेंगे कि इसी दौरान कुछ मेडिकल के एडमिशन में बहुत बड़ी पारदर्शिता आई है। इसी दौरान ओबीसी का आरक्षण जो है नीट में, यूजी और पीजी में मोदी जी ने करने का काम किया है। दूसरी बात है, कोरोना पीरियड जो था वो एक बहुत चैलेंजिंग था, जिसको पूरी दुनिया में केवल मोदी जी ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए, और हमने उस पर विजय प्राप्त की है। वैक्सीनेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का प्रयास किया है। टीबी मुक्त भारत मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में होने जा रहा है। इसी प्रकार से पैंडेमिक पीरियड में एकदम अस्पताल खोले गए, बेड उपलब्ध कराए गए, ऑक्सीजन उपलब्ध कराई गई, वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए, रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराए गए, और कोई भूखा नहीं रहा है, इसका भी इंतजाम किया गया है। तो ये जो है, उस समय WHO ने मोदी जी की तारीफ की है कि उनके कुशल नेतृत्व में और मोदी मॉडल को दुनिया ने पैंडेमिक पीरियड में अपनाने का काम किया है। चुनौतियां मानते हैं, चूंकि कोविड काल से देश गुजरा और उसके बाद चाहे वैक्सीनेशन की बात भी आप कर रहे हैं, तो ऐसे में लगता है कि आने वाले दिनों में स्वास्थ्य विभाग में चुनौतियां आपके लिए होंगी, चूंकि आप कानून राज्य मंत्री रहे, उसके बाद अभी कल ही आपका विभाग बदला गया है। मोदी जी के नेतृत्व में वो इतने दूरदर्शी हैं कि अव्वल तो कोई चुनौतियां देना नहीं चाहिए, लेकिन चुनौतियां स्वीकार करना चाहिए। तो उनके नेतृत्व में निश्चित तौर से कोई छोटी मोटी चुनौती आती है तो उनके मार्गदर्शन में उसको हम लोग ठीक करेंगे। और उनकी टॉप प्रायोरिटी में इंसान के जीवन को बचाना है। तो जो मोदी जी की कुछ प्रायोरिटी हैं, उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत के लोगों का स्वास्थ्य, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में सीपी पे चलना है। एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ माँ, जैसे उन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उन्होंने उनके नेतृत्व में आप देखिए कि जच्चा बच्चा की मौतों में कमी आई हुई है। अब लोग सरकारी अस्पतालों में जो है डिलीवरी कराने शुरू कर रहे हैं। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसमें माँ को सरकारी अस्पताल में डिलीवरी कराने पर जो है पैसा भी मिलता है। और हमारी ANM जो हैं गांव-गांव जा रही हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और आशा बहनें माताओं का स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं। बच्चा स्वस्थ पैदा हो, इसलिए गर्भवती महिला का बहुत ख्याल रखा जा रहा है। तो एक स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है, और स्वस्थ बच्चे के में स्वस्थ मस्तिष्क होता है, और स्वस्थ मस्तिष्क से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। एक सवाल ये भी है कि विभाग अचानक बदला गया आपका। सवाल ये है कि जो विभाग बदला गया आपका, कानून राज्य मंत्री से स्वास्थ्य राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली है, संतुष्ट हैं इससे आप? 100%।
दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी का ये अपना विवेक भी है और विशेषाधिकार भी है। तो जो कुछ सोच के ही ये जिम्मेदारी दी गई है, हम लोग मैं उनके व्यक्तिगत रूप से उनका आगरा की तरफ से आभार प्रकट करना चाहूँगा। एक और सवाल है, आखिरी सवाल राजनीति से जुड़ा हुआ है कि कर्नाटक में शपथ समारोह है जिसमें तमाम विपक्षी दलों को न्योता दिया गया है। उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव को न्योता दिया गया है, लेकिन बसपा प्रमुख मायावती को न्योता नहीं मिला है, चूंकि विपक्षी एकता की बात लगातार कही जा रही है। तो ऐसे में आपको लगता है कैसे विपक्ष एक होगा? पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, वो अच्छे हों या बुरे हों। चाणक्य जी ने बहुत साल पहले कहा था कि यदि कोई राजा बहुत ही लोकप्रिय होगा तो उसके खिलाफ दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त के सिद्धांत पर दुरभिसंधियां हुआ करेंगी। ऐसी ही एक बेमेल गठबंधन, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें भी आज पहले ही दिन एक ईंट सरक गई है, वो जो सो कॉल्ड बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये उनका विषय है कि वो किसको बुलाएं या किसको ना बुलाएं, लेकिन जो है ऐसे गठबंधन ज़्यादा नहीं चलते हैं। मैं श्रोताओं दर्शकों को, जो बच्चे बाद में पैदा हुए हैं, उनको बताना चाहूँगा कि 1977 में जनसंघ का मर्जर हो गया था। संपूर्ण विपक्ष ने एक जनता पार्टी बनाई, पूर्ण बहुमत आया, 2 प्रधानमंत्रियों को लेके मोरारजी भाई और चरण सिंह जी को लगा के केवल 27 महीने सरकार चली। इसके बाद एक प्रयास किया गया 1989 में, तो वीपी सिंह साहब और चंद्रशेखर, यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि पीएम बदलने के बाद भी वो सरकार 16 महीने चली। इसके बाद फिर ऐसे ही एक बेमेल गठबंधन किया गया 1996 में, देवेगौड़ा साहब और गुजराल साहब, 2 लोगों को लगा के वो 16 महीने वो सरकार चली। सपा बसपा की बात करें यूपी की, तो 1993 में यह गठबंधन हुआ, बहुमत आया, लेकिन 4 महीने मायावती जी रही और 16 महीने मुलायम सिंह जी रहे। इसके बाद आप अभी ताज़ा गठबंधन की बात करो कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में एक गठबंधन हुआ सपा बसपा का, जो 35 दिन चला। तो जनता अब जान चुकी है, और जनता ये भी जान चुकी है कि आखिर मोदी जी ऐसा क्या गलत काम कर रहे हैं जिसको हटाने के लिए विपक्ष एक हो रहा है। ये जो है एक बाढ़ से बचने के लिए, जैसे सांप और चूहा एक पेड़ पर रहता है, ऐसा ही प्रयास होता है, और जैसा ही वो बाढ़ उतर जाती है लोग अपने अपने एजेंडे पर आ जाते हैं। इससे हटकर और आखिरी सवाल है कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 तारीख को कर रहे हैं, और उसी दिन वीर सावरकर की जयंती भी है। और हम सब ने देखा है कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी लगातार वीर सावरकर पर कटाक्ष करते रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैं भी एक MP हूँ, कि उन्होंने जितने में दिनों में एक फ्लैट नहीं बन पाता है, उतने दिनों में विश्व की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग और डेमोक्रेसी के मंदिर को बनाने का प्रयास किया। और दूसरी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वीर सावरकर जी के जन्मदिन के दिन उन्होंने इसको चुना है। और जो कांग्रेसी सावरकर जी की आलोचना करते हैं, बस मेरा उनसे एक छोटी सी इल्तिजा है कि वो खासतौर से इस गर्मी के महीने में वहाँ बिजली ना हो और सेलुलर जेल की एक सेल में केवल एक रात गुजार के देख ले, तो वीर सावरकर तब वो वीर सावरकर को ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे कि उन्होंने जवानी के बेहतरीन दिन अपने भाई के साथ वर्षों उस जेल में गुजारे हैं और यातनाओं के साथ गुजारे हैं। तो वीर सावरकर जी के प्रति ये समग्र राष्ट्र की एक अच्छी श्रद्धांजलि है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भरोसा जताया है उस पर वो खड़ा उतरेंगे और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के लिए स्वास्थ्य विभाग में काम करेंगे। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।